आज के इस ऑनलाइन सत्र में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमसे जुड़े हैं प्रागपुर से विधायक श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी, जो कि आज बच्चों से सीधा संवाद करेंगे हिमाचल प्रदेश में रोजगार के अवसर और चुनौती विषय। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, देश भर से बच्चे आज आपके साथ में जुड़े हैं और हम आपसे सीधा संवाद करेंगे। ऐसे में हम बच्चों के लिए अपना अमूल्य समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीडरशिप इज अ क्वालिटी टू सर्व। हमारे नेता हमारे लीडर्स, जिस देश में अच्छे नेता नहीं होंगे, जिस जगह अच्छे नेता नहीं होंगे, उस जगह का विकास होना शायद ही संभव है। बच्चों की सरकार कैसी हो सर? इसमें हमारा मकसद है कि हम बच्चों को पॉलिटिकली अवेयर करें, भारत की राजनीति के बारे में बच्चों को बताएं और समझाएं कि राजनीति काम करती है। सवाल आता है कि राजनीति क्यों, बच्चों को राजनीति से क्यों जोड़ा जाए? राजनीति हमेशा से ही एक काफी चर्चित विषय है, इसमें हर जना दिलचस्पी लेता है, पर हम बच्चों को राजनीति से काफी दूर रखा जाता है। बचपन से ही राजनीति के बारे में हमें कुछ गलत चीजें, कुछ गलत छवि हमें बताई जाती है। ऐसे में बहुत जरूरी है सर कि हम सभी बच्चों को भारत की राजनीति के बारे में पता चले और खास करके मौका मिले कि हम आप जैसे लीडर से बात कर जान सोफे पर तो नहीं है। इसी सोच के साथ में डिजिटल बाल मेला ने शुरू किया मैं भी बच्चों की सरकार कैसे हो अभियान। इससे पहले कि हम मुख्य सत्र की शुरुआत करें, मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेरे साथी लावण्या राठौड़ को कि वह हम सभी को हमारे कैंपेन के बारे में और डिजिटल बाल मेला के बारे में बताएं। लावण्या। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं लावण्या राठौड़ डिजिटल बाल मेला से 3 साल से जुड़ी हूँ। आपको बता दूं, डिजिटल बाल मेला 2020 में शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है क्योंकि रचनात्मकता को नया आयाम देना है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली रानी शर्मा द्वारा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर शुरू किए गए एक ने आज 3 सालों आवाज ठीक नहीं आ रही बिट्टू। और इसी का एक नया प्रयास है बच्चों की सरकार बच्चों के राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना है और भविष्य के नेताओं का निर्माण करना है। लावण्या आप फिर से बोलिए बेटा, आपकी वॉइस बहुत डिस्टर्ब थी नेटवर्क। बाकी सब लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, प्लीज अपने अपने सिस्टम पे ऑडियो ऑफ करिए। और लावण्या, आप एक बार फिर से गेस्ट को वेलकम करते हुए फिर से बोलिए। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर की लावण्या राठौड़ हूँ और डिजिटल बाल मेला से 3 साल से जुड़ी हूँ। आपको बता दूं, डिजिटल बाल मेला 2020 में शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद बच्चों की रचनात्मकता को नया आयाम देना है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली जानवी शर्मा द्वारा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर शुरू किए गए एक प्रयास ने आज 3 सालों में 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों को जोड़ा है और उन्हें शिक्षा से हटकर कुछ नया सिखाया। और इसी का एक प्रयास है बच्चों की सरकार कैसी हो। पहला उद्देश्य बच्चों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना है और भविष्य के नेताओं का निर्माण करना है। इस पहल में डिजिटल बाल मेला 12 जून को हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र आयोजित कर रहा है। यह हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा पहला विधानसभा बाल सत्र होगा जिसमें बच्चे एक दिन के लिए विधायक बने और विधानसभा की कमान संभालेंगे। धन्यवाद। जी, जैसा कि मेरी साथी लावण्या राठौड़ ने आपको बताया कि डिजिटल बाल मेला ने अभियान शुरू किया है बच्चों की सरकार कैसी हो। इस अभियान के तहत हमने पहले राजस्थान की विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन किया था। ठीक उसी तरह इस बार 12 जून को हम शिमला की विधानसभा में बच्चों का बाल सत्र कराएंगे। इसमें अ टोटल ऑफ 68 चिल्ड्रन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री बाल विधायक के रूप में एक दिन के लिए जो असेंबली होती है उसकी प्रोसीडिंग करेंगे। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेरी साथी ललिता बाबल को
कि वह आए और हम सभी बच्चों को हमारे गेस्ट के बारे में और बताएं। ललिता हमारे बीच में नहीं है, तब तक हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, आज सभी बच्चे, देश भर से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश की भावी पीढ़ी हमारे साथ है। हिमाचल प्रदेश की 2 स्कूल्स भी हमारे साथ में है, गवर्नमेंट स्कूल जसवा प्रागपुर और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगला। उनके बच्चे भी आज हमारे साथ में सीधा जुड़े हैं और आपसे सवाल पूछेंगे। इससे पहले कि बच्चे आपसे सवाल पूछना शुरू करें और हम जाने कि हिमाचल प्रदेश में क्या क्या अवसर है और चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं रोजगार में, हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि आपका जो पॉलिटिकल करियर रहा है, आपका जो राजनीतिक जीवन रहा है, उसके बारे में आप हम सभी बच्चों को कुछ बताएं ताकि आपकी पॉलिटिकल जर्नी से हम सभी बच्चे कुछ सीख सकें। सर। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े सभी बच्चों का और जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये एक बहुत ही अनूठी पहल है और मैं अपने हिमाचल प्रदेश सरकार में हमारे जो स्पीकर हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक नई सोच के साथ हिमाचल प्रदेश के बच्चे भी राजनीतिक जानकारियां रखें, राजनीतिक रूप से परिपक्व हो और उसी उपलक्ष्य में 12 जून को विधानसभा का जो बाल सत्र रखा है उसके लिए मैं बधाई भी देना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं आदरणीय श्री कुलदीप पठानिया जी का। और इस कार्यक्रम को जो आप सब लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन सब का भी बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आपने बताया है, मैं जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र से हूं और मैं 4थी बार विधायक बना हूं। पिछली बार सरकार में मैं मंत्री था। 2003 में मैंने पहली बार विधायक बना हूं और इस कड़ी में जरूरी बात यह भी है कि जो आज जिस अवसर जिसके ऊपर आप आज बातचीत कर रहे हैं, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैंने 10 वर्ष नेशनल फर्टिलाइजर में नौकरी भी की है और उस नौकरी करने के बाद मुझे जब टिकट मिला और फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े हैं। इस लंबे सफर के अंदर, क्योंकि लगभग 25 वर्ष मुझे राजनीति के अंदर हुए हैं, बहुत से अनुभव इसमें लिए हैं, बहुत सी बातें मैंने सीखी हैं और जहां तक मैं अपने विषय में ये बताना चाहता हूं कि मुझे ज्यादा समय ओपोजिशन में काम करने का मिला है। मैं ज्यादा समय विपक्ष में बैठा हूं। विपक्ष में बैठ के व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। विपक्ष में बैठ के अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में समय समय के ऊपर उनको विधानसभा में उठाना, विधानसभा के अंदर किसान, बागबान, मजदूर, नौजवान, इन सब की बातों को, अलग अलग विषयों को अलग अलग कायदे कानूनों के माध्यम से विधानसभा के अंदर प्रस्तुत करना, ये पिछले लगभग 25 वर्षों से हम लगातार वहां पे कर रहे हैं। इस विधानसभा में की जो इसकी खूबी है, हिमाचल प्रदेश एक जो परंपराएं बनी है, जो नियम बने हैं, हमारा जो विधानसभा है उसमें मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी विधानसभा है यहाँ पर पक्ष के और विपक्ष के जितने भी हमारे विधायक हैं वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वहां पे काम करते हैं। मैं मानता हूं विपक्ष में रहते हुए हमें अपनी आवाज उठानी पड़ती है, सरकार के खिलाफ बोलना भी पड़ता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये भी हमारे पूरे कार्यक्रम का एक करिकुलम है, ये भी हमारे सिलेबस का विषय ही है। कई बार कईयों को लगता है कि विपक्ष में बैठ के हम मुर्दाबाद कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये सारी चीजें हमें दी हैं और हमें इनका समय समय पे सही उपयोग करना चाहिए। यहां तक आज का जो विषय जो मुझे दिया गया है, जो मेरे को बोला गया है कि जिसपे हम सब लोग आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, कि हमें हिमाचल प्रदेश में क्या चुनौतियां हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर किस प्रकार के अवसर जो हैं, वो हमारे जो नौकरियों के बारे में जो विषय लिया गया है उसके बारे में मैं ये
आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 2 ही तरीके से लोग आज की तारीख में 2 ही लाइन पकड़ते हैं। या तो हमारे बच्चे फौज में जाते हैं, या हमारे बच्चों की टेंडेंसी सरकारी नौकरी की तरफ रहती है। हम जिस संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हैं, आप हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे स्थान हैं, यहां ठंड होती है और बागवानी की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को पूरे दुनिया के अंदर जाना जाता है। जब हम दूसरे क्षेत्र में जाएं, यहाँ गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, वहां पर अलग अलग प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करें तो ये सारी चीजें हमारे ये निचले क्षेत्र में पाई जाती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, बीच में हाथ खड़ा कर रहे हैं, पूछना चाहते हैं कुछ? जी सर, हम सभी के सवाल बाद में। नहीं, मैं पहले बोल लूं, जब बीच में को हाथ खड़ा कर रहे थे। जी सर, हम एक एक करके सभी बच्चों के सवाल लेंगे, आप कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करूं ना? मैं कंटिन्यू करूं ना? तो ये देखा गया है, अक्सर हम लोग बोलते हैं बेरोजगारी बहुत है, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही, लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूं कई चीजों को। जिस समय मैं देखता हूं कोई व्यक्ति अपना मकान बना रहा है तो उसको मकान बनाते हुए अपने ही क्षेत्र के अंदर, अपने ही जिले के अंदर कोई अच्छे प्लम्बर ही नहीं मिलते जिसके कारण से वो काम किया जा सके। अच्छा मिस्त्री ही नहीं मिलता, अच्छा लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति ही नहीं मिलता। लेकिन एक तरफ हम कहते हैं कि हमें अवसर प्रदान नहीं होते। उसमें केवल कारण यह है कि हमारे बच्चों को केवल एक ही मानसिकता के साथ आगे एजुकेट किया जाता है कि तुम्हें सरकारी नौकरी में जाना है। जब आप सरकारी नौकरी में जाओगे तो आपका भविष्य जो है वो जो भविष्य है उसमें आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, सक्सेसफुल जिंदगी रहेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश है, यहाँ बागवानी है, यहाँ पे हमारी नकदी फसलें हैं, इनकी तरफ हम लोग किसी भी प्रकार का कोई ठीक इनिशिएटिव लेने में कामयाब नहीं हो रहे। और दूसरा जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, इस हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर हम उद्योग की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, मैं एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते अगर मैं कहीं पे काम कर देखने के लिए किसी कारखाने के अंदर जाता था तो सबसे पहले मैं जाके यही पूछता था कि हाँ भाई आप बताइए कहाँ के रहने वाले हो, आप कौन सा काम जानते हो। और जब मैं वहां के मालिकों से बात करता था तो मैं उनको पूछता था, वो कहते थे कि हमारे लिए दुखद स्थिति ये है कि जिस प्रकार के टैलेंटेड बच्चों की जरूरत मुझे मेरी इंडस्ट्री के अंदर है, हिमाचल प्रदेश में उस प्रकार के बच्चे हमें मिल नहीं रहे। तो अब बातें 2 प्रकार की आ गई कि बच्चे मिल नहीं रहे, क्या उनको उस प्रकार की एजुकेशन नहीं मिल रही है। आज हिमाचल प्रदेश में एक एजुकेशनल हब है हिमाचल प्रदेश, हर प्रकार की एजुकेशन यहाँ पे मिलती है, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन की बात हो, चाहे वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की बात हो, ITI की बात हो, हर प्रकार की एजुकेशन जो है वो यहाँ पे मिलती है। लेकिन मैंने इनके साथ साथ ये चीजें जो पाई हैं कि हमारे बच्चे आज भी इनिशिएटिव लेने में, आज भी हमारे बच्चे स्टार्टअप की तरफ इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। आज भी हमारे बच्चे, जब से हिंदुस्तान के अंदर आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है तो मोदी जी ने एक नारा दिया, आत्मनिर्भर भारत, भारत को अपने पैरों पे खड़े होना है। उसके साथ साथ उन्होंने नौजवानों को आह्वान किया कि वो स्टार्टअप की तरफ बढ़े, कैसे नई क्रिएशन की जा सकती है। तो मुझे इस बात का दुख भी है और शायद उसमें हम लोगों की कोई ना कोई कमी रही होगी कि स्टार्टअप के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के बहुत कम बच्चे जो हैं वो स्टार्टअप की तरफ बढ़े हैं, जबकि इसमें सरकार पैसा देती है, इनोवेटिव आइडियाज को जो है आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद करती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए हमें जहां जहां पर भी वैक्यूम नजर आता है उस तरफ बढ़ना चाहिए। इंडस्ट्री के अंदर आप जाते हैं, फार्मास्यूटिकल हब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एशिया का सबसे बड़ा जो है आपका जो फार्मास्यूटिकल हब है। और अभी आपके ध्यान में एक और विषय लाना चाहता हूं, जो बच्चे साइंस के यहां बैठे हैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि
हिमाचल प्रदेश में बनने वाली टैबलेट कैप्सूल, उसका जो रॉ मटेरियल मिलता है वो रॉ मटेरियल हम चाइना से लेके आते हैं। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने कहा कि भाई हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो इसलिए उन्होंने उस मटेरियल को हिंदुस्तान में बने तो उसके लिए ब्लड ड्रग पार्क की घोषणा की। और मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 ब्लड ड्रग पार्क दिए गए, उनमें से एक ब्लड ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश को दिया गया। उस ब्लड ड्रग पार्क का फायदा क्या होगा कि पूरे देश के जो फार्मास्यूटिकल के में काम करने वाले लोग हैं, उनको जिस समय कच्चा माल लेना है तो वो कच्चा माल लेने के लिए वो आपके जिला ऊना के हरोली में आएंगे, क्योंकि वहां पे वो कच्चा माल मिलेगा, लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय हम अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, हमें अपने आसपास इन सारी चीजों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि कहां पे स्कोप ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर चुनौतियां बहुत सी हैं तो उन चुनौतियों के साथ साथ अवसर भी बहुत से हैं। हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है, हमारे बहुत से बच्चे अध्यापक बनना चाहते हैं, हमारे बहुत से बच्चे प्रोफेसर बनना चाहते हैं। उस जो वो मैं कह सकता हूं उस स्ट्रीम के अंदर भी हमें बहुत से अवसर जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो प्रदान करती रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम इन सारी विषयों के ऊपर वाइडर स्पेस, वाइडर सोच रखें। हमको एग्रीकल्चर में क्या क्या फायदा हो सकता है, हॉर्टिकल्चर को हम अडॉप्ट करें तो हमें क्या फायदा हो सकता है। हमने अगर ये जो स्टार्टअप्स की मैं बात कर रहा हूं, स्टार्टअप केवल किसी एक विषय पे नहीं होता। स्टार्टअप में केवल और केवल आप इंडस्ट्री के लिए स्टार्टअप करेंगे ऐसा नहीं है। आप स्टार्टअप एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, आप स्टार्टअप हॉर्टिकल्चर में कर सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर टैलेंट है, हिमाचल प्रदेश के बच्चे अगर इन सारी चीजों को समझेंगे, और जो समझाने वाले लोग हैं उनसे भी मेरा यह निवेदन है कि बच्चे का आईक्यू देखकर उसको लाइन जो है उसको चूज करने की में उसकी मदद करें, तो निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश का नौजवान जिस प्रकार से सरहदों पे जाके सेवा कर रहा है, जैसा माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश एक वीर भूमि है, तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे बच्चे केवल और केवल एक ही जगह नहीं, हर फील्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो निश्चित तौर से हमारे बच्चों को की जो बेरोजगारी की समस्या है उसका भी हल होगा, और हमारे बच्चों की जो सोच है उसको भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। जी सर, तो हम सभी बच्चों को सर ने बताया कि आप जो हैं वो पिछली सरकार में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब आप मिनिस्टर रह चुके हैं। पहली बार आप 2003 में विधायक के रूप में चुने और अब आप 4th टाइम एज एन एमएलए सर्व कर रहे हैं। आपका पॉलिटिकल करियर काफी वाइब्रेंट और लंबा रहा है और इससे हमें काफी कुछ सीखने को भी मिला। पर सर मैं पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है। ये होने के बावजूद भी क्या हिमाचल प्रदेश को इसका कोई फायदा नहीं मिला? और अगर मिला है तो एक सवाल और, बच्चे जो हैं वो स्टार्टअप्स में क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसी क्या कमी रही है इस सरकार की या पहले सरकारों की कि बच्चे जो हैं अभी भी स्टार्टअप्स के अंदर इतना इनिशिएटिव नहीं किया है आपने? जी, तो सर हमें बताइए कि फार्मास्यूटिकल हब होने के बाद भी हिमाचल प्रदेश अभी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टर्म्स में पीछे क्यों है और क्यों बच्चे स्टार्टअप में हिस्सा नहीं ले रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं आपने। एक तो आपके ध्यान में रहे कि आवाज आ रही, ये जो फार्मास्यूटिकल हब हुआ है, आप याद करिए वो समय जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने स्पेशल पैकेजेस दिए थे। उसमें हिमाचल प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिला था, जिसके कारण से हमारा डिफरेंट टोपोग्राफी होने के बावजूद, जहां पे उद्योग जिस प्रकार की हमारी टोपोग्राफी है, यहां उद्योग नहीं आ सकता, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर उद्योग ज्यादा से ज्यादा है। तो आदरणीय वाजपेयी जी ने ये एक स्पेशल पैकेज जो है वो हिमाचल प्रदेश को दिया था। उसके अंतर्गत यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, और उस जो इंडस्ट्री आई है उस इंडस्ट्री में मैं ये नहीं कहता कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे बच्चे और ज्यादा यहाँ पे अब्जॉर्ब हो सकते थे
वो उसमें कमी रही है। वो कैसे कमी रही है अभी मैं आपको ये समझाना चाहता हूं। जो डिफरेंट तरीके के हमारे लेवल हैं फार्मास्यूटिकल के अंदर, आपको केमिस्ट की जरूरत है, आपको वहां पे ऑपरेटर्स की जरूरत है, आपको इलेक्ट्रीशियंस की जरूरत है, आपको मजदूर की जरूरत है। तो जिस समय आप इन सारी चीजों को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का बच्चा जो हमारे टॉप की जो पोस्टें हैं, व्हाइट कॉलर जॉब है, वहां पर बहुत कम बच्चे हमें मिलेंगे। अब इसका कारण क्या रहा? इसका कारण यह भी है कि हमारे बच्चों के पास एक्सपीरियंस कम होता है। जिनके पास एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है वहां जाते हैं। ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा जो है वो रोजगार मिला है। हमारे बहुत से बच्चे वहां पे गए हैं। लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूं कि टेक्निकली और रिसर्च के जो रिसर्च है उसमें हमारे बच्चों को और ज्यादा रुचि लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आज परिस्थिति यह है कि आपके हॉस्पिटल के अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीन लगी हुई है, लेकिन दुख का विषय होता है कि उसको चलाने वाले व्यक्ति का एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी वहां पे बंदा नहीं आता, क्योंकि उनके पास ऐसा टेक्निकल व्यक्ति ही नहीं मिलता। हमारे बच्चे उस लाइन में जाते ही नहीं है। हर कोई बीए बीएससी की तरफ बड़ा चला हुआ है, बीकॉम की तरफ चला हुआ है। उनको ये लगता है हमें ग्रेजुएशन करके इसी लाइन में चलना चाहिए। जिस समय हम डिफरेंट तरीके से इन चीजों की तरफ जाएंगे कि यहाँ पे जाके अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो सकती है, तो निश्चित तौर से हमें उसका लाभ होगा। दूसरा आपने बोला है कि स्टार्टअप के बारे में। पहली बात तो यह है कि स्टार्टअप के विषय के ऊपर मैं किसी सरकार को नहीं कोसना चाहता, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के आने के बाद ही इस विषय के ऊपर चिंतन होने लगा है। इस विषय के बारे में बातचीत होनी शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन स्टार्टअप के इनोवेटिव आइडियाज देने के लिए, मदद करने के लिए जुड़े हैं। लेकिन हमारे बच्चे पहले कम इंटरेस्ट रखते थे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टार्टअप्स को लेके हर स्कूल में, हर कॉलेज के अंदर स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इस प्रकार करने से बच्चों को ये लाभ हो सकते हैं। मुझे लगता है इस तरफ ध्यान कम गया है। इसलिए आने वाले वक्त में सरकारों को यही काम करना चाहिए कि स्टार्टअप के बारे में ट्रेनिंग हो कि भाई ये स्टार्टअप जिस समय आप यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करेंगे, इसका ये लाभ होने वाला है, इससे ये चीजें मिलती हैं, इससे आप लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट कितना होता है। जब इस लाइन की तरफ हमारी सरकारें चलेंगी तो निश्चित तौर से स्टार्टअप में काम करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ेगी। जी सर, तो अभी हमको सभी को सर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में स्टार्टअप्स का जो इनिशिएटिव है वो ले लिया गया है। काफी सारे बच्चे इंटरेस्ट दिखा भी रहे हैं, पर थोड़ा इंटरेस्ट कम है। इसके लिए स्कूल्स में और कॉलेजेस में स्पेशल डेडिकेटेड वर्कशॉप होनी चाहिए। अब हम आज के हमारा जो मुख्य सत्र है उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। पर सर आपसे पूछना चाहूंगी कि आप राजनीति में कब जुड़े? आपने बताया कि आप पहली बार 2003 में एज एन एमएलए चुनकर आए थे। आप 1990 से ही एज ए सोशल वर्कर भी काम कर रहे हैं और राजनीति से तब से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे क्या विचार था, क्या सोच थी, किस सोच के साथ आप राजनीति में आए? आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा था और उसके बाद जिस समय मैं कॉलेज में गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया, स्टेट का सेक्रेटरी रहा हूं। उसके बाद मैंने नेशनल फर्टिलाइजर में काम किया तो भारतीय मजदूर संघ में काम करने का मौका मिला और भारतीय मजदूर संघ में काम करते हुए वहां पर महामंत्री के नाते नेशनल फर्टिलाइजर में 10 साल काम किया और 1998 में मुझे पहली बार टिकट मिला और मैं पहली बार चुनाव हार गया था। और अगर आप सोचे 1998 में मैंने क्या सोचा, राजनीति के अंदर मैं क्यों आया, उस समय की तो मेरे दिमाग के अंदर इसी प्रकार के विषय थे जिस प्रकार का जीवन ज्ञापन मैंने किया है, जिस प्रकार के परिवार में मैं पैदा हुआ हूं। छोटी उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मेरी माताजी ने हमें बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाया, हम 2 भाई हैं और उन सारी चीजों को मैं अपने घर में देखता था। एक गरीब माँ का बच्चा पढ़ते समय किस प्रकार की मुसीबतों का सामना कर रहा है। मैं गांव में जाता था तो गांव में मैं देखता था गांव पूरे तरीके से अनडेवलप है, सड़कें नहीं हैं, पानी की स्कीमें नहीं हैं। उस समय मेरे मन में ऐसा आता था कि अगर मैं यहां से जाऊंगा तो मैं यहाँ पे
इस विधानसभा क्षेत्र के लिए इस प्रकार के काम करूंगा और मैं गरीब व्यक्ति की मदद करूंगा। मेरे मन के अंदर एक ही विषय रहता है, जब भी मैं किसी मंच पे जाता हूं तो मैं यही बोलता हूं, गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की मदद करिए। और वो जो सारी चीजें मैंने देखा, जब हमने पढ़ते थे अपनी मदर को बोल देते थे कि हमें ट्यूशन पढ़नी है, पैसे उनके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा जाओ बच्चे जाओ जाओ, जैसा भी है मैं तेरे को पढ़ाऊंगी। तो वो मेरी मदर कोई ज्यादा नहीं, वो केवल 4th क्लास एम्प्लॉय थे, वार्ड सर्वेंट थे एक हॉस्पिटल के अंदर। उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए उस समय मेरे मन के अंदर एक तो बात ये थी, दूसरी बात ये थी कि जिस विधानसभा क्षेत्र को से मैं संबंध रखता हूं, उस विधानसभा क्षेत्र का नाम पहले जसवा था। तो जसवा के अंदर चुनाव लड़ने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो जसवा में पैदा हुआ हो और जसवा का रहने वाला हो और जसवा के लिए काम कर रहा हो। जहां तो वो ज्वाला जी से आते थे, जहां वो प्रागपुर से आते थे, जहां वो देरा से आते थे। इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम है और उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरते हुए सही तरीके से राजनीति के अंदर काम करेंगे तो निश्चित तौर से लोगों को इसका फायदा हो। जी, तो आपका पॉलिटिकल करियर जो कि इतना लंबा और वाइब्रेंट रहा है, उससे हम सभी बच्चों ने काफी कुछ सीखा है। अब हम बढ़ते हैं संवाद सत्र की तरफ, जब बच्चे, जितने भी बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, आपसे सीधा सवाल पूछेंगे हमारे विषय पर। सर, आज हिमाचल प्रदेश की 2 स्कूलें भी हमारे साथ में जुड़ी है, गवर्नमेंट स्कूल जसवा प्रागपुर और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगला से। यही गवर्नमेंट स्कूल में हमारे साथ ही हमारे वॉलंटियर सुशांत जसवा प्रागपुर जी, एक मिनट जरा, जसवा प्रागपुर किसी स्कूल का नाम नहीं है, आप स्कूल का नाम बोलिए। ठीक जी सर, गवर्नमेंट स्कूल में जगह बता रही थी, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ जसवा प्रागपुर हमारे साथ हैं और साथ ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगला से हमारे साथ जुड़े हैं इस सेशन में। तो मैं इनवाइट करूंगी सुशांत को, जो कि हमारे वॉलंटियर है, कि वह कैमरा ऑन करे, माइक ऑन करे और बच्चों से सर की बात कराए। बच्चे जो इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं वो अपना सवाल सर से पूछे। सुशांत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब आप एजुकेट की अपना इंट्रोडक्शन। सुशांत अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। जी, इंट्रोडक्शन देंगे सभी। नाम बताओ। मेरा नाम नीलम कुमारी है, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सांगला की छात्रा हूँ। मेरा नाम त्रिशला है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगला की छात्रा हूँ। बोलो। मेरा नाम अक्षरा है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगला की छात्रा हूँ। बोलो। मेरा नाम सुप्रिया है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। मेरा नाम सनम है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगला का छात्र हूँ। मेरा नाम चिराग है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगला का छात्र हूँ। अब सर एक स्टूडेंट का आपसे सवाल है, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहती है सर। सर गवर्नमेंट पूछिए। सर गवर्नमेंट स्कूलों में टीचरों की बहुत कमी है, तो आप लोग की सरकार ने इसके लिए क्या किया था, क्या किया है? बेटा बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर टीचर्स की कमी है। हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन का बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। हर कोई ये चाहता है कि मैं घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे 2-3 किलोमीटर की दूरी पे मुझे सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिल जाए, हाई स्कूल मिल जाए, मिडिल मिल जाए। सरकारों ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, जिसके चलते नंबर ऑफ स्कूल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और नंबर ऑफ स्कूल बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण से अब वहां जो टीचर्स हैं वो कम है। सभी सरकारों का जो प्रयास रहता है कि स्कूलों के अंदर जो टीचर है उनकी कमी ना हो, क्योंकि निश्चित तौर पे अगर एक स्कूल के अंदर फिजिक्स का टीचर नहीं होगा, बच्चा साइंस कैसे पढ़ेगा। इसलिए मुझे ऐसा मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी बात बिल्कुल सही है। इस विस्तारीकरण के चलते हुए स्कूलों में टीचर्स की कमी है, लेकिन जो भी सरकारें आई हैं वो सरकारों का ये कोशिश रही है कि रेगुलर टीचर दिया जाए, पीटीए के ऊपर टीचर दिया जाए, किसी ना किसी तरीके से टीचर जो है वो आपके यहाँ मिले। और मैं आपकी ये बात जो है इसको सरकार के आगे भी रखूंगा कि इसमें जल्दी से जल्दी टीचर्स भरने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाए। थैंक यू सर।
जी, हो रहा है। पेट टेस्ट में भी आजकल मशीन का बहुत यूज हो रहा है, लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो रही है। सो क्वेश्चन ये है, ऐसा लेबर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है, जो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसके कारण लेबर को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करे? हाँ, निश्चित तौर से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और उसके साथ साथ आपको ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लेबर की प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ये बताते हुए आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश के अंदर अगर लेबर की कंपोनेंट की बात की जाए तो यहाँ पर तो आज की तारीख में भी लेबर में काम करने वाले दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ पे आते हैं। और जो आपका मूल प्रश्न है कि टेक्नोलॉजी के कारण से लेबर को क्या प्रॉब्लम आती है, लेबर को प्रॉब्लम, जैसे आपको लगता होगा कि टेक्नोलॉजी आ गई है उसके कारण से लेबर को काम नहीं मिलेगा, लेबर जो है वो बेरोजगार हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश जिस प्रकार का राज्य है, यहाँ पर आज भी हमने गांव में काम करवाना हो, मकान बनाना हो तो हमें लेबर नहीं मिल रही, हमने खेत के अंदर काम करवाना हो हमें लेबर नहीं मिल रही। यानी हिमाचल प्रदेश में ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में तो पहले से ही बेसिक थ्रस्ट है कि यहाँ पर लेबर की ऑलरेडी बहुत कमी है। लेकिन आपके प्रश्न का जो मूल भाव है उसमें मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाथ से काम करने की किसी प्रकार की कमी आ रही है। आज जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, हर जगह पे मजदूर की जरूरत है, हर जगह मजदूर चाहिए। और आप पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करवा के देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि मजदूर का काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहा। ये केवल मैं अपने प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल बात है। थैंक यू सर। ओके, तो आपका सवाल था कि हिमाचल प्रदेश में टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से क्या लेबर को फर्क पड़ा है। तो इसका जवाब सर ने दिया कि लेबर की रिक्वायरमेंट अभी भी उतनी ही है। टेक्नोलॉजी के आ जाने से लेबर की रिक्वायरमेंट कम नहीं होती, बल्कि टेक्नोलॉजी के आ जाने से लेबर और इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। पारस, अपना माइक ऑन कीजिए और अपना अगला सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं पारस, हनुमानगढ़, राजस्थान से हूँ। सर, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हम देखते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं, उनके पास सर बिजनेस के, और जैसा कि आपने बताया कि उनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं कुछ नया करने के, तो सर वो उनके पूरे नहीं हो पाते क्योंकि सर उनके पास इतना बजट नहीं होता और ना ही उन्हें घर से बाहर भेजा जाता। तो सर इस पे आपकी क्या राय है? इस पे ऐसा सिस्टम लागू होना चाहिए कि जिससे हमारे देश की जो महिलाएं हैं वह भी आगे आए और कुछ करके दिखाएं। धन्यवाद सर। हाँ पारस, बड़ी अच्छी बात कही है आपने। मैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में आपसे ये बात करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में समय समय के ऊपर जो भी सरकारें आई हैं, उन सरकारों ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत से काम किए हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है, यहाँ पे महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है चुनाव लड़ने के लिए, पंचायतों में, पंच के लिए, जिला परिषद के लिए, बीडीसी के लिए। ये एक ऐसी स्टेट है। और जो आपने प्रश्न किया कि उनके आइडियाज बड़े इनोवेटिव होते हैं, लेकिन उनके आइडियाज को हम लोग जो है वो प्रयोग नहीं कर पाते। हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिस स्टेट के अंदर हर गांव में आपके महिलाओं के महिला समूह मिलेंगे, महिला मंडल मिलेंगे, जिनके माध्यम से सामाजिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां और उसके साथ साथ अपना काम धंधा रोटी चलाने के लिए वो लोग सक्षम होते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़े कम ब्याज के ऊपर उन सहायता समूहों को पैसा देते हैं और वो जो समूह हैं वो इकट्ठे बैठकर गांव में इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। वो छोटे छोटे यूनिट चलाती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री चलाती हैं, जिसके कारण से जब भी कहीं बड़े मेले लगते हैं, जब भी कहीं बड़ा कार्यक्रम होता है, तो वहां पे जाके वो अपने सामान को
जो है वो बेचती है। जो एक नारा दिया गया है, लोकल का नारा दिया है ना, तो वो लोकल के विषय के ऊपर हिमाचल प्रदेश में महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं और सरकारें भी उनको बहुत बड़ा लाभ दे रही हैं। अभी तो आपके ध्यान में और जाए कि केंद्र सरकार की तरफ से इनके उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए जो इस बार का बजट है उसमें बहुत सी ऐसी स्कीमें आई हैं जिसके कारण से महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथी पारस ने ये सवाल पूछा महिलाओं से जुड़ा हुआ, तो सर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां 50% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं फॉर विमेन। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात जो सर ने कही वो थी कि महिलाओं के छोटे छोटे ग्रुप्स है जिनको हम इंग्लिश में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू महिलाएं जो होती हैं वो अपनी सेविंग्स को पूल करती हैं और आगे जाके मार्केट में एट अ बेटर बार्गेनिंग पोजीशन होती है। तो काफी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं महिलाओं के राजनीति में उनको आगे बढ़ाने के लिए भी और महिलाओं के रोजगार के अवसर को पैदा करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सर, एक और स्कूल है हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ी है, गवर्नमेंट स्कूल जंबल जसवा प्रागपुर से। तो मैं चाहूंगी कि बच्चे जो है अपना माइक ऑन कीजिए और सर से सवाल पूछिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। गवर्नमेंट स्कूल जंबल जसवा प्रागपुर से हमारे साथ में उस स्कूल से बच्चे जुड़े हैं। आप अपना माइक ऑन कीजिए और सर से सवाल पूछिए। जब तक स्कूल कनेक्ट हो रहा है सर, तब तक हम अपना अगला सवाल लेंगे। हमारे बीच में मेरे साथी हैं मनोज गौर। मनोज, अपना माइक ऑन कीजिए और सवाल पूछिए। सर बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार आपको। मैं मनोज गौड़, मालपुरा जिला टोंक, राजस्थान से। सर अभी जैसे बहुत सारे लीडर्स और नेता कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए और युवाओं को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। आपने भी कहा था भाई युवा आगे आए और राजनीति में हिस्सा ले, अपनी एक पहचान बनाए, लेकिन कोई भी लीडर और नेता अपनी सीट छोड़ने को तो तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में युवा साथी कैसे आएंगे? आप खुद भी लगभग लगातार 3 से 4 बार एमएलए रह चुके, एक बार मिनिस्टर रह चुके, करीबन 25 साल से राजनीति में है। तो सर आपको नहीं लगता कि आपको भी रिटायरमेंट लेके किसी युवाओं को अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए? वो बड़ा कर जंबल स्कूल का नाम आवाज कम करिए, आवाज बहुत ज्यादा है, आवाज कम करो। प्रश्न खत्म हो गया आपका? जी सर। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। हाँ, जो आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। आप कहते हैं कि नौजवानों को राजनीति के अंदर आने के लिए आए कैसे? एक बात याद रखिए, जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार से आपको आईएएस बनने के लिए, एचएएस बनने के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तो वहां पर आप अगर ये बोलेंगे कि मेरे को एचएएस में क्वालिफाई करना है और बाकी लोग छोड़ के चले जाएं और मैं एचएएस में और आईएएस में क्वालिफाई कर जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को वहां पे स्टैंड करना पड़ता है। ऐसी पार्टी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी विचारधारा के पीछे चलिए जो परिवारवाद से दूर रहती है, जो ये नहीं चाहती कि आज मैं, कल को मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। ऐसी पार्टी को अडॉप्ट करिए, ऐसी पार्टी के साथ चलिए, यहाँ पे इस प्रकार के अवसर मिलते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नौजवानों के लिए है, लेकिन नौजवान कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का होना चाहिए। अगर वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का होगा तो पक्की बात है। यहाँ तक मेरा विषय है। आप मेरे को भी बोल रहे हैं कि आप भी अंकल रिटायर हो जाओ। हमारे रिटायरमेंट जो है वो हमारे हाईकमान अपने आप कर देती है। भारतीय जनता पार्टी में जिस समय पता चलता है कि ये व्यक्ति काम करने योग्य नहीं है, वो उसको बदल देते हैं। लेकिन सर फिर भी एक उम्र के बाद सीनियर लीडर्स को अपना रिटायरमेंट ले लेना चाहिए ताकि युवाओं और नौजवानों को भी मौका मिल सके। मेरी सरकार ने तो कर दिया है, एज के ऊपर रखा है। जब उसकी जो पर्टिकुलर एज होती है उसके बाद रिटायरमेंट हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा है। बाकियों को मैं समझा नहीं सकता, बाकियों को मैं बोल नहीं सकता, अपनी हमारी पार्टी में ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर।
तो सर ने बताया कि कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होगी तो अपने आप जो यूथ लीडर्स हैं वो निकल कर आएंगे और राजनीति में अपना स्थान बना पाएंगे। सर हमारा जो अभियान है बच्चों को सुधार कैसे हो, उसका मकसद यही है कि हम भावी पीढ़ी को आज से उनको तैयार करें कि वो आगे जाकर एक इन्फॉर्म और एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन सके, एक स्ट्रॉन्ग नेता बन सके। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। गवर्नमेंट स्कूल जंबल जसवा जवान प्रागपुर में ज्वाइन किया है ऑनलाइन सेशन में हमें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बच्चे सर से सवाल पूछे। जी गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आकृति है। मैं जंबल स्कूल की 9th क्लास की छात्रा हूँ। मैंने 10th के बाद साइंस रखी है, तो मेरी आगे कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी? आवाज ठीक नहीं है। जंबल से सर आकृति जानना, हाँ जी सर, आकृति जानना चाह रही है कि +2 के बाद साइंस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी? हाँ, मैं खुद नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूं, लेकिन हमारे जमाने में हमें कोई नहीं बताता था कि आपने कौन सी लाइन पकड़नी है। मैं कॉलेज में चला गया, कॉलेज में जाके मैंने जब एडमिशन लेनी थी तो मैंने देखा एक लाइन लंबी लगी हुई है, एक छोटी लगी हुई है। मैंने कहा लंबी वाले में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो मैं लंबी लाइन में खड़ा हो गया। वहां पे जाके मेरे को नॉन मेडिकल में मैंने एडमिशन ले ली। हमारा जमाना तो वैसा था। लेकिन आज इस बात की खुशी भी है कि आज पेरेंट्स बड़े अवेयर हैं, समाज अवेयर है, बच्चे अवेयर हैं। आज सिस्टम इस प्रकार का आ गया कि आप कहीं भी किसी भी चीज को देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि हमारी बच्चियां हिमाचल प्रदेश के अंदर अक्सर ये चाहती हैं कि वो टीचर बने, अध्यापक बने। लेकिन उसके साथ साथ अभी मैंने एक और नई चीज पाई है कि हमारी बच्चियां कंपटीशन देने के बाद आज सेना में काम कर रही हैं, हमारी बच्चियां पुलिस में जा रही हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि वो एक स्ट्रीम को पकड़े, नॉन मेडिकल को पकड़े, मेडिकल को पकड़े। आजकल मेडिकल और नॉन मेडिकल में भी मल्टीपल स्ट्रीम्स आ गई हैं, आप ऑनर्स में भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन केवल इतना है, बच्चा पढ़े, पढ़ते पढ़ते उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जब उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी तभी उसको कोई लाइन मिलेगी। आप आज ये टारगेट करके जाएंगे कि मैं बीएससी कर लूंगा और बीएससी की ही लाइन तो आपको मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन बच्चे का को पढ़ाई किस लिए दी जाती है? ताकि उसको ज्ञान बढ़े। जब आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपको ये स्ट्रीम यही लेनी पड़ेगी, नॉन मेडिकल या मेडिकल, और इन दोनों स्ट्रीम्स के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। और ये मेडिकल नॉन मेडिकल का बच्चा केवल साइंस का टीचर ही नहीं बन सकता, वो एक अच्छा फार्मर बन सकता है। जैसे इनोवेटिव आइडियाज की बात आ रही थी, जिस तरीके से स्टार्टअप्स की बात आ रही थी, तो पर्टिकुलर किसी लाइन को पकड़ के बच्चा आगे बढ़ सकता है। और नॉन मेडिकल और मेडिकल के स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके भी एक अच्छी लाइन को चूज कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर ये थी जो बच्ची है, ये गवर्नमेंट स्कूल जंबल प्रागपुर से बच्चे ने, आकृति नाम है उसका, जिसने आपसे सवाल पूछा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मैं इनवाइट करूंगी मेरे साथी जोगाराम को। जोगाराम अपना माइक ऑन कीजिए और सर से सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं राजस्थान के बाड़मेर से आपका इस मंच पर स्वागत करता हूं। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मेरा आम व्यक्ति बाड़मेर से यदि हिमाचल प्रदेश में रोजगार चाहे तो मुझे किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? आपकी बात समझ नहीं आई, दोबारा बोलिए। आपसे प्रश्न यह है कि मेरा जैसा आम व्यक्ति यदि बाड़मेर से हिमाचल प्रदेश में रोजगार चाहे तो किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? ये जीवन चुनौतियों भरा है। आपने कोई भी काम करना है तो आज की तारीख में हर काम में चुनौती है। लेकिन मैं इतना पक्का मानता हूं कि जिस बच्चे में टैलेंट है, जिस बच्चे को पढ़ाई करने में दिलचस्पी है, जो बच्चा पढ़ाई को आनंद के रूप में ग्रहण करता है, वो कामयाब होगा। हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है, यहाँ पर आज भी अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, ज्ञान रखता है, तो उसको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं ये चाहता हूं, एक टारगेट लेके चलिए।
जैसे आप हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैंने बताया हिमाचल प्रदेश फार्मास्यूटिकल हब है, आप उस फार्मास्यूटिकल हब की कोई एक लाइन पकड़ के चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, इतना ही मुझे बताना। थैंक यू सर। अब हम आखिरी सवाल लेंगे मेरे साथी कमल बकोलिया का। कमल, अपना माइक ऑन कीजिए और सवाल पूछिए। कमल बकोलिया। नमस्ते सर। यस सर, मेरा सवाल ये है कि सर आज जो दिव्यांग है उनको हम 1000 या 750 रुपए तक की पेंशन दे रहे हैं, परंतु सरकार की तरफ से ऐसा क्या कदम उठाया जाए कि उनको 750 की पेंशन देने की वजह से उनको बड़ा स्ट्रक्चर दे सके, बल्कि वो सरकार को टैक्स दे सके और दिव्यांगन भी काफी आगे आ सके। क्योंकि दिव्यांगन क्या होता है कि सर मतलब दिव्यांग होने के कारण क्या उनको समाज में मतलब समाज के अंदर इतना रुतबा नहीं मिल पाता, परंतु आज हम टेक्नोलॉजी में देखें, किसमें देखें, आज हर चीज पे बजट आ रहा है, परंतु उनको आगे लाने के लिए कोई ऐसी सरकार की खास ऐसी कोई सुविधा नहीं आ रही जिससे कि उनको आगे लाया जा सके। यही सर मेरा सवाल है। मैं मानता हूं कि दिव्यांगों के लिए जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, अब आपके गवर्नमेंट किस प्रकार से वहां काम करती है उसके बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि भारतवर्ष के अंदर मोदी जी के आने के बाद लगातार ये जो आप बात बोल रहे हैं, इन बातों की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और आप केवल और केवल पेंशन के ऊपर बैठ जाएंगे, आपको 750 रुपया दे दिया और उसके बाद हम लोग सोचना बंद कर देंगे, उससे कोई काम नहीं बनने वाला। ये ठीक है कि सरकार को इस पक्ष में के बारे में सोचना चाहिए कि पेंशन आपकी बढ़े, पेंशन बढ़नी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो पर्टिकुलर कोटा है, पर्टिकुलर रिजर्वेशन है, उसमें आप लोग मेहनत करके जाएंगे तो निश्चित तौर से आप लोगों को फायदा मिलेगा। अभी भी आप देख रहे होंगे कई स्टेटों के अंदर आज की तारीख में भी बैकलॉग है, खाली पड़ी हुई है, उस प्रकार का टैलेंटेड बच्चा नहीं मिल रहा है, उस प्रकार के टैलेंटेड लोग हैंडीकैप जैसे मिलने चाहिए नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मेरा तो सब दिव्यांगों से यही निवेदन है कि जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है उस अपॉर्चुनिटी में मेहनत करके आगे आए और उनको बहुत से अवसर मिलने के स्कोप है। और उसके साथ साथ मेरा, जैसा आपने कहा है, आपकी तरफ से भी मैं ये अपनी सरकारों से ये प्रार्थना करूंगा कि दिव्यांग होने के नाते और जितनी ज्यादा मदद इनकी की जा सकती है वो करनी चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। जी सर, कई सारे बच्चे और हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो बच्चों की रिक्वेस्ट पर हम 2-3 सवाल और लेंगे सर। मेरी साथी है लावण्या जो आपसे लीजिए। जी सर, थैंक यू। लावण्या, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं लावण्या राठौर, जयपुर राजस्थान से। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने बताया आप उद्योग मंत्री रह चुके हैं और हिमाचल प्रदेश एक हिली एरिया है जहाँ रोजगार के अवसर भी सीमित हैं। ऐसे में पर्यावरण मानकों का ध्यान रखते हुए उद्योग में किस प्रकार के रोजगार उपलब्ध है जिससे पर्यावरण को हानि भी ना हो और युवाओं को रोजगार भी मिले। इंडस्ट्री के अंदर काम करते करते मैं ये अनुभव किया है मैंने, कोई भी इंडस्ट्री चलानी है उसके पैरामीटर्स होते हैं। जब किसी भी उद्योग के अंदर काम होता है तो उसके लिए पैरामीटर होते हैं। जैसे अभी आप फार्मास्यूटिकल की भी हम आप बात करें, जब वहां पे किसी प्रकार की कोई दवाई बनती है, दवाई बनने के बाद जो उसका अंतिम पड़ाव होता है, उस अंतिम पड़ाव में उस पानी के पैरामीटर क्या होने चाहिए, वेस्ट का पैरामीटर क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। और अगर सरकार द्वारा बनाए गए पैरामीटरों को ध्यान में रखकर इंडस्ट्री काम करेगी तो कहीं पर भी पोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि परिस्थितियां इससे भिन्न हैं। सरकारों को ठीक तरीके से चलाने के लिए आज की तारीख में, आज के समय में तो ये आपने ग्रीन एनर्जी का कंसेप्ट आया है, जो आदरणीय गडकरी जी ने बोला भी है कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, पेट्रोल और डीजल का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए बच्चों, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्री के अंदर जैसा आप बोल रहे हैं, वहां पे काम करते करते आपको जो
पैरामीटर दिए हैं उनका ध्यान रखेंगे तो आपकी इंडस्ट्री भी अच्छी चलेगी और वातावरण भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। जी सर। अब हमारे साथी आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हैं शशि बाला। शशि बाला, माइक ऑन कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं आप ही के विधानसभा क्षेत्र जसवा प्रागपुर से हूँ। सर, मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरा नाम आयुष भारद्वाज है। कहाँ से हो? सर, मेरा ये प्रश्न सर, मैं जसवा प्रागपुर से हूँ। गांव मेरा गुलारधार है। गुलारधार तो आप मेरे घर के पास। तो सर, उसको हम कैसे देखें? आपको ये तो आप एग्जाम की बात कर रहे हो बेटे। आपको केवल और केवल एग्जाम से ही डर नहीं लगेगा। मान लीजिए जिस समय किसी भी काम को करते करते आत्मविश्वास की कमी होगी तो आपको डर लगेगा। क्रिकेट खेल रहे हो आप बैट्समैन हो और सामने से बॉल आ रही है, आप उस बॉल से हट जाते हो, विकेट छोड़ देते हो तो आपकी विकेट गिर जाती है। वो केवल और केवल ये इसलिए होता है क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता उस बॉल को अपने बल्ले से रन करने का। इसलिए जो एग्जाम है उस एग्जाम को भी आप अगर प्लेवे मेथड से लेंगे, उसको भी बिल्कुल ऐसा रहेंगे कि ये आपके जीवन का एक पार्ट है। एग्जाम जो है, जैसे आपको सुबह उठ के नहाना है, कपड़े डालने हैं, तैयार होना है, इसी तरीके से एग्जाम भी आपकी जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल है। इसको अपने दिमाग के ऊपर बोझ ना रखें, इसको बिल्कुल लाइटर वे से जिस समय आप अपनाएंगे तो जो किताब है वो आपकी मित्र बनेगी, और जब किताब आपकी मित्र बनेगी तो आपको सारी चीजें आसान लगेगी और एग्जाम का जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी सर, हम आगे बढ़ते हैं और सवालों की तरफ। जो 2 स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल हिमाचल से हमारे साथ में जुड़ी है, उनमें काफी बच्चे हैं। तो अगर कोई बच्चा सर से सवाल पूछना चाहता है तो वो अपना माइक ऑन करके सर से सवाल पूछ सकता है। गवर्नमेंट स्कूल जंबल और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगला से जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनमें से कोई भी बच्चा सवाल पूछना चाहता है तो माइक ऑन कर सकते हैं। तब तक हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और एक और साथी है सैयद फैजल। सैयद, अपना माइक ऑन कीजिए और सर से सवाल पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मेरा नाम सैयद फरहान हैदर है, मैं बिहार का निवासी हूँ। सर, मेरा प्रश्न ये है सर, जैसे कि हम बिहार में सड़कों का निर्माण करते हैं सर, तो यहाँ तो बहुत आसान है क्योंकि समतल है, भूमि है। लेकिन सर, हिमाचल प्रदेश की जैसी दशा है कि वहाँ पहाड़ है, तो सर वहाँ पर जो लोग सड़कों का निर्माण करते हैं उनकी जानों को बहुत खतरा होता है, और सर उन लोग की लाइफ उतनी डेवलपमेंट में नहीं है सर, तो उसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? सैयद, आपका प्रश्न जो है वो बिल्कुल जैसे आप जिस स्टेट में रहते हो वहां बैठे बैठे प्रश्न ऐसा आपके मन में जरूर आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं, आपको इनवाइट करता हूं, हिमाचल प्रदेश में आइए। हिमाचल प्रदेश की सड़कें आपकी बिहार की सड़कों से कहीं अच्छी होंगी, और हिमाचल प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी डेवलपमेंट पिछले 20 वर्षों में बहुत ज्यादा हुई है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर सड़क बनाते हुए नई टेक्निक्स की मदद ली जाती है। उन टेक्निक्स के साथ साथ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से
हेलमेट लगाना है, आपको दस्ताना डालना है, आपको बूट डालने हैं, इन सारी चीजों का ध्यान किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में सड़कें बनाते समय सुरक्षा की दृष्टि से जो पैरामीटर दिए गए हैं उन सारी चीजों का ध्यान रख के इस पे काम किया जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों और पुलों का जाल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिछा है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। अब हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और मेरे साथी खुशबू चोपड़ा को मैं इनवाइट करूंगी। खुशबू, अपना माइक ऑन कीजिए और सर से सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर, मैं टीया चोपड़ा गुवाहाटी आसाम से। मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि आपके हिमाचल में क्या 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 रिक्वायरमेंट है सबसे ज्यादा लड़कियों को स्पेशली किस फील्ड में ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मुझे उसके लिए अभी से क्या क्या तैयारियां शुरू करनी चाहिए? मैं अभी कक्षा 5 की विद्यार्थी हूँ। पांचवी में कैसे डॉक्टर बन जाओगी? पढ़ोगी ना, जब अच्छी तरह से मेहनत करोगी, पढ़ोगी, भगवान आपको डॉक्टर बनाए, आपका मन है डॉक्टर बनने के लिए। हिमाचल प्रदेश में जो बच्चियां हैं, हमारी बच्चियां हर फील्ड में हैं बेटे। हमारे बच्चियां नर्सिंग सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, आपके सेना के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, हिमाचल प्रदेश की बच्चियां हर फील्ड के अंदर हैं। और मैं केवल आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आपके मन के अंदर ये इच्छा है कि आपने डॉक्टर बनना है तो आज से इस बात का प्रण करें, आज से इस बात की कमिटमेंट करें अपने आप से कि आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से ग्रास्प करेंगी, आप जो आपकी जो पढ़ाई है उसको अच्छे तरीके से करेंगी। और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करूंगा कि जो आपके मन के अंदर बनने की इच्छा है, परमात्मा आपको डॉक्टर बनाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अगला सवाल लेंगे हम मेरी साथी ललिता, अपना माइक ऑन कीजिए। राम राम सर। राम राम। मेरा नाम ललिता बाबल मकराना नागौर राजस्थान से हूँ। सर, मेरा आपसे सवाल है कि हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक जैसी बहुत सी घटनाएं हो रही है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि ऐसा ही होता रहा तो हम बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में केवल और केवल पेपर लीक का विषय नहीं है। जहां पर भी कोई गलती होती है उस गलती को पकड़ा जाता है। हमारे लोग इस सारी चीजों में सक्षम है, लेकिन जो होता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसी मशीनरी की गलती नहीं है, ये किसी मशीन की गलती से नहीं होता है, कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं होती है, मानवीय तो हो जिसके कारण से किसी भी प्रकार की जो लीकेज है उसको बंद किया जाए। लेकिन मैं आपको एक विश्वास देना चाहता हूं कि जब जब भी किसी ने इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश की है तो उसको दंड भी मिला है। और हिमाचल प्रदेश के पुलिस, हिमाचल प्रदेश का प्रशासन, हिमाचल प्रदेश की राजनीति हर समय इन बातों के लिए सचेत रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सर, अभी आपने काफी सारे बच्चों को सुना। देश के अलग अलग स्टेट से, अलग अलग हिस्सों से बच्चों ने आपसे सवाल पूछे। टीया चोपड़ा ने गुवाहाटी से सवाल पूछा, ललिता बाबल ने राजस्थान से, तो एक बच्चे ने आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप सवाल पूछा। इस समांतर में हमको ये तो पता चला है कि बच्चे जो है वो पॉलिटिकली अवेयर है, वो समझते हैं कि उनके आसपास क्या क्या हो रहा है और वो आसपास की समस्याओं को भी उतना ही अच्छे रूप से समझ पाते हैं। सर, हमारा जो अभियान है बच्चों की सरकार कैसी हो, वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है बच्चों को कि हम आगे बढ़ सके और सरकार के सामने हमारी समस्या रख सके। इस अभियान के बारे में आपके क्या विचार है सर? आपने अभी 1 घंटा हम सभी बच्चों से बात की,
उनके सवाल सुने। आपको इस अभियान का हिस्सा बनकर कैसा लगा और आप इस अभियान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मेरा एक प्रश्न था आपसे। हाँ, करिए प्रश्न, करिए। जी, मैं आप ही के विधानसभा क्षेत्र जिसको प्रागपुर से हूँ और मैं सिउलखट का स्थायी निवासी हूँ। हाँ जी। जी सर, मैं एक सिचुएशन देना चाहता हूँ आपको। जैसे हम मान लीजिए किसी महाविद्यालय में कोई जो फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, आजकल भी चल रहे हैं जैसा आपको पता है, हाँ जी। तो वहाँ का जो स्थानीय विधायक हैं, वो जैसे मान लीजिए वो जो विधायक हैं वो हारे हुए विधायक हैं, लेकिन स्टेट में सरकार उनकी है। तो आप मुझे बताएं कि उसका जब अगर मान लीजिए कोई महाविद्यालय का जो टीचर है वो नकल करते हुए पकड़ता है किसी को, तो आप मुझे बताएं कि वो उसका क्यों इंटरप्ट करता है, वो विधायक इंटरप्ट क्यों उसमें कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्यों कर सकता है, और आप मुझे जरूर बताएं इस बारे में। मैं इसको बहुत मेरे 3 से 4 दिनों में मेरे माइंड में आया है ये, तो मेरे को इसका सोल्यूशन दें प्लीज। मैं अवश्य ही आप तक पहुंचूंगा इस बात को लेकर, लेकिन मैं अभी इस एक मतलब जगह का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जब मैं आप तक पहुंचूंगा तो मैं जरूर आप तक इस बात को लेकर आऊंगा। साहिल जी सर, आपका प्रश्न बड़ा मेरे को दुख हो रहा है कि आपको इस प्रकार की व्यवस्था से गुजरना पड़ रहा है, या किसी आपके साथी को इस व्यवस्था से गुजरना पड़ रहा है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि पॉलिटिकल व्यक्ति, चाहे उसकी सरकार हो उसकी सरकार ना हो, हम जैसे लोगों को इस प्रकार के कामों में प्रेशर बनाना जो है वो बिल्कुल गलत है और हम ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ साहिल, मैं आपको यह भी बोलना चाहता हूं कि अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति प्रेशर डाल रहा है और एक व्यक्ति जो वहां पे नौकरी कर रहा है वो उस प्रेशर को सहन कर रहा है, तो वो भी पाप है। इसलिए जिसके ऊपर इस प्रकार का प्रेशर डाला जा रहा है उसको सजेस्ट करिए कि वो किसी हायर अथॉरिटी से बात करे ताकि इस प्रकार की इंटरप्शंस को रोका जा सके। वैसे तो मेरा मानना यह है कि हम जैसे लोगों को इन प्रकार की बातों में जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये ना ही हमारा अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का काम कर रहा है कि सरकार उसकी है और वो जाके नकल करवाने वाले बच्चे की मदद कर रहा है, अगर वो इस प्रकार का काम कर रहा है तो ये कृत्य जो है ये बिल्कुल गलत है और वो सचमुच में पाप का अधिकारी है अगर वो ऐसा काम कर रहा है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूं आपको कि वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां का जो स्टाफ है, उसको भी इस बात के लिए गाइड करिए कि यहाँ पर बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ऐसी बातें की जा सकती हैं। आपने मेरे ध्यान में लेके आए हैं, मैं इस विषय को जरूर उठाऊंगा। जी सर, और साथ में मैं यही भी जानना चाहता हूँ, लेकिन अगर वो व्यक्ति इस पे कोई कदम उठाता है तो उसको चंबा, पांगी जैसे जहाँ पे एक ट्रांसफर का आप एक ऑफर ही बोल सकते हैं, उसको ऑफर मिलता है उसको, तो आप इस पे क्या मतलब टिप्पणी देना चाहेंगे? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट पावर इसमें क्या कर सकती है। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बलबूते पे कुछ करूँ। साहिल, अच्छा काम करते हुए कोई व्यक्ति ट्रांसफरों से डरेगा? कोई व्यक्ति अपना काम करते करते उसको ये लगता है कि मैं ये अच्छा काम कर रहा हूं उसके कारण से मुझे दंड मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति एक एग्जाम्पल फीड करता है कि उसने एक बुरे काम को होने से रोका है। अगर उसको हिमाचल प्रदेश के किसी कोने में भेज भी दिया जाता है तो उसको सहर्ष इसको स्वीकार करना चाहिए। और उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसकी ट्रांसफर की जा रही है तो कोर्ट है, न्याय उसको कोर्ट से मिलेगा, और अगर फिर भी न्याय वहां से नहीं मिलता तो ऐसे व्यक्ति को मेरे पास भेजना, मैं न्याय दिलवाऊंगा। और यहां तक आप स्टूडेंट की बात कर रहे हो, स्टूडेंट पावर इज अ नेशनल पावर। स्टूडेंट जो है, युवा शक्ति जो है, जो युवा शक्ति है वो क्या नहीं कर सकती। आप नौजवान हैं, आपके सामने अगर इस प्रकार का पाप हो रहा है तो उस पाप से लड़ाई लड़ने के लिए आपको सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा, उस इंस्टीट्यूशन के आगे धरना देना पड़ेगा आपको। आपका एसडीएम, आपके डीसी, आपके मुख्यमंत्री, और उसके अलावा जो आपको एक नंबर दिया गया है जिस नंबर के ऊपर आप इस प्रकार की कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं।
इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस उम्र के अंदर अगर आप इस प्रकार की बातों को सहन करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आप धरती पे उतरिए और मेरे को आपके लिए क्या मदद करनी है, मेरे से आप किस प्रकार की मदद चाहते हैं वो मुझे काइंडली आप बताएं। इस कार्यक्रम के बीच में अभी आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी है, लेकिन आप अलग से मेरा नंबर लेके मेरे साथ बात करेंगे और जो भी मैं मदद कर सकता मैं करूंगा पक्का मदद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपके साथ अटैच हूँ, शुरुआत से अटैच हूँ। हमें काफी सारे बच्चों ने आपसे सवाल पूछे। अब मेरा वो सवाल फिर से मैं बोलूंगी कि आपको इस अभियान के बारे में, इस पूरे संवाद सबसे जुड़कर आपको क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको कैसा लगा, एक बार हमें बताइए। हम बच्चों से जुड़कर आपको क्या लगा और इस अभियान पर आपके क्या विचार? निश्चित तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। बच्चे को पॉलिटिकली, मैं ये देख रहा हूं कि इस कार्यक्रम में बच्चे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जिस प्रकार की बातें विधानसभा के अंदर एक विधायक सरकार से पूछता है, और कितनी बेवाक होकर बच्चे अपनी बात रख रहे हैं। बच्चों को काम करते करते, बच्चों को अध्ययन करते करते किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उनका सारे का सारा ब्यौरा इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे सामने आया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम केवल और केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर होने चाहिए। तो जिस प्रकार की एक छवि जो राजनीति के लोगों की बनी है और राजनीतिक लोगों के बारे में जो लोग सोचते हैं, मुझे लगता है एक तो उनकी छवि में भी सुधार होगा, और दूसरा इन बच्चों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पॉलिटिकली आगे बढ़ने के चांसेस भी मिलेंगे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और मैं जो चाहता हूं इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार होते रहे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से हम सभी बच्चे ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहेंगे। मैं इनवाइट करूंगी मेरे साथी पारस माली को फॉर वोट ऑफ थैंक्स। पारस। नमस्ते सर, मेरा नाम पारस माली है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हम बच्चों से संवाद करने की अहमियत समझी और हमारे लिए कुछ समय निकाला और हमारा मार्गदर्शन किया। हम बच्चों को आपसे संवाद कर बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं हमारे साथ जुड़े बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने सर से अच्छे अच्छे सवाल पूछे और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत हुई होगी। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। इससे पहले कि आप जाएं, एक छोटी सी चीज आपसे और करानी है। आज आपने काफी सारे बच्चों के सवाल पूछे, तो उसमें सबसे अच्छा सवाल आपको किस बच्चे का लगा, किस बच्चे ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उस बच्चे का आप नाम लेंगे और वो बच्चा होगा हमारा आज का लीडर। मुझे आपने जो प्रश्न दिया है बड़ा टेढ़ा है। मुझे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं लगा जिसके प्रश्न के बारे में मुझे लगता है कि वो जो प्रश्न के प्रति गंभीरता ना हो, संवेदनशील ना हो। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं लगा जो लीडर ना हो। मुझे तो आज ये लग रहा है कि जितने भी बच्चे ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, ऑल दे आर द लीडर ऑफ द डे। सब बच्चे जो है वो लीडर हैं और बच्चों ने हर प्रकार की बातें उठाई हैं। इसलिए मैं तो ये आपके कार्यक्रम में यही कहना चाहता हूं कि यहाँ अगर बड़ा और छोटा देखने का मुझे लगता है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। मुझे ये लग रहा है हर बच्चा जो है वो सक्षम है, हर बच्चा ऐसा है कि वो सारी चीजों को समझता है। आपके सब बच्चे आज के लीडर हैं। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर मीना शर्मा मैम हमारे साथ में हैं, वो हमसे कुछ बात करना चाहेंगी। आप जाएं उससे पहले मैम। विधायक महोदय, कैसा लगा आपको? नमस्ते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। मैंने आज उसको सीखा है। अब आपको इतना लंबा समय हो गया है राजनीति में, आपने बहुत सारे कार्यक्रमों में, आयोजनों में हिस्सा लिया, लेकिन आई एम श्योर आपने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं देखा होगा जिसमें सारे काम बच्चों ने किए। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं आप। ये आपने एक बहुत अच्छी क्रिएशन है, एक बहुत बढ़िया एक्टिविटी है, एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और आपको इस प्रोग्राम को और आगे लेके जाना चाहिए। जी, वही कोशिश कर रहे हैं आप सबके साथ मिलकर। जैसे प्रिया है यहाँ पर, तो प्रिया क्लास 11 अभी 12 की स्टूडेंट है, और बाकी जो बच्चे हैं क्लास 3, 4, 5 से लेके 9, 10 तक के, 12 तक के बच्चे हैं।
तो इस प्रोग्राम का मकसद ही सिर्फ ये है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो, कैसे आप लोगों से, आपके एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकल चीजें सीखें, प्रैक्टिकल बातें समझें, और स्कूल की जो बुनियादी शिक्षा है उसके अलावा भी जिन बच्चों की इच्छा शक्ति है कुछ करने की, वो पहुंचे। तो इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे विधानसभा पहुंचेंगे। कौन पहुंचेंगे उस प्रक्रिया में जजेस बनाए जाएंगे और आप ही सब लोगों के साथ मिलकर वो तय होगी। पूरी प्रक्रिया लंबी चलेगी। अभी आने वाले समय में ऐसे ही पत्र विधानसभा के जो आपके बाकी साथी हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, बाकी हिमाचल प्रदेश के जो सांसद हैं, बाकी वहाँ की जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के साथ भी ऐसे ही सेशन होंगे। तो वैसे तो बच्चों का काम है, जनरली मैं इसमें आती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि हिमाचल में हम शुरुआत कर रहे हैं और ऑनरेबल स्पीकर साहब ने पोस्टर लॉन्च करके इस प्रोग्राम को शुरू किया, और आज आपके साथ विपक्ष से, मतलब दोनों, हम दोनों को बराबर, बच्चे हर पक्ष को समझें, पक्ष को भी, विपक्ष को भी, सरकार को भी, और विरोध करने वालों को भी, बुनियादी विषयों को भी। तो इसलिए हम सबको समान रूप से इस पूरे कार्यक्रम में हमने 3 सालों में कभी भी धर्म, जाति, आरक्षण, इन सब मुद्दों से अलग बच्चे इस तरह के प्रश्न भी नहीं पूछते हैं। डिसिप्लिन बच्चे, आपने देखा होगा इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई अननेसेसरी की वॉइस, कोई अननेसेसरी का किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। बच्चे सारे स्वयं अनुशासित हैं। तो मैं स्पेशली आपको थैंक यू बोलने के लिए, वैसे तो हमारे पारस ने सारे बच्चे ही काम करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से लेके वोट ऑफ थैंक्स तक का, लेकिन आज मैंने जिम्मेदारी समझी कि आपसे बात करूं और आपका धन्यवाद और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझूं। और हमारे आज का लीडर जो है वो इस पूरे प्रोग्राम का बहुत अट्रैक्टिव एक वो पार्ट होता है। बच्चे जब लीडर बनते हैं तो दूसरे दिन अच्छे प्रश्नों के साथ आते हैं। तो अगर आप रिकॉल करके इस बात को, अगर किसी एक बच्चे का, लीडर का नाम अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो वो कल के सेशन के लिए, आने वाले सेशंस के लिए, बच्चों के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए और भी अच्छा होगा। मैंने किसी का नाम दरअसल में लिखा नहीं अपने पास ना, इसलिए जा तो आप पहले मुझे बोलते तब मैं इसका रखता ध्यान में। मेरे पास कोई नाम नहीं है और मैंने अपने पास रखा नहीं है, इसीलिए मैंने बोला मुझे सारे बच्चे अच्छे लगे। अब जा तो मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बता देता हूं तो फिर उसको आप बच्चे का देख लेना। जो बच्चा ये जो प्रश्न कर रहा था कि जो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, जो राजनीतिक, उनकी राजनीतिक संन्यास लेने की भी एक उम्र होनी चाहिए, उस बच्चे ने बड़ा अच्छे तरीके से पूछा है, उसको करिए आप। जी सर, थैंक यू सर। आपने हम बच्चों के लिए अपना इतना कीमती वक्त में से इतना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से, आपकी गाइडेंस से हम बच्चे ऐसे काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते। ऐसे काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।